आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11th का ग्रेविटेशन। ओके, फिजिक्स में ये मैकेनिक्स का हिस्सा है एंड जेई नीट एग्जाम दोनों में ही एंड इवन बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंस ये रखता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या अनइम्पॉर्टेंट है, किस टॉपिक में क्या चीज़ का ध्यान रखना है मेनली। फिर हम इस चैप्टर की बेस्ट प्रैक्टिस सर्च डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट द बेस्ट बुक्स एंड रिसोर्सेज फॉर दिस चैप्टर। इस तरह के हर चैप्टर की मैंने आपके जेई नीट की गाइड्स बना रखी है, तो आप सर्च कर सकते हैं कल्पित वीरवाल। जैसे आपको सेंटर ऑफ मास की गाइड चाहिए, रोटेशन की चाहिए, तो कल्पित वीरवाल रोटेशन स्टडी, हाउ टू स्टडी, ऐसा करके आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यार बिना किसी देरी के। टॉपिक्स क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें कुछ बेसिक्स होते हैं, ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी का डिस्कवरी किसने किया, न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरी थी, ये वो आप सबको पता है, ये सब कहानियाँ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक थोड़ा इंट्यूशन भी दिया जाता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे आता है, क्यों आता है, ये सब बातें की जाती है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसमें तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं, मतलब ये आप क्लास 9th से ऑलरेडी जानते भी हो, सो नॉट अ बिग डील। ठीक है, फिर आता है आपका केपलर्स लॉ। ये थोड़ा अब इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ऑफन इग्नोर्ड होता है, तो इस पे मैं इंपॉर्टेंट लिखना चाहूंगा क्योंकि ये टॉपिक यूजुअली इतना डिटेल में डिस्कस आप नहीं करते हो। तो इसमें आपको काफ़ी सारी बातें सिखाई जाती हैं जो आप बाद में डिराइव भी कर सकते हो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ठीक है, मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसको और एक सर्कुलर मोशन की जो इक्वेशन होती है उनको यदि आप कंबाइन करते हो आप केपलर्स लॉ पे आप डिराइव भी कर सकते हो। लेकिन अगेन ये इंपॉर्टेंट है, केपलर्स लॉ के अंदर जो आपको पोस्टुलेट्स दिए जाते हैं वो हिस्टोरिकली भी इंपॉर्टेंट है एंड उनसे क्वेश्चन भी अच्छे खासे आ जाते हैं। इनफैक्ट जेईई मेन और नीट के अंदर और इवन बोर्ड्स के अंदर हो सकता है एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन भी आ जाए कि बताओ केपलर्स लॉ क्या क्या कहते हैं, केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या ट्रू स्टेटमेंट है। क्योंकि आपका जो ग्रेविटेशन लॉ है ना, वो न्यूटन ने केपलर की ऑब्जर्वेशन के बाद ही उसने कहीं ना कहीं डिराइव किया था। कि डिराइव तो क्या किया था, ये एक लॉ है, बट उन्होंने उसी से कहीं ना कहीं सोचा था कि हाँ यार हम ऐसा ऐसा भी सोच सकते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई थिंक स्टूडेंट शुड पे मोर अटेंशन टू इट, स्पेशली ऑन द थियोरेटिकल साइड। फिर आता है आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट में आ गया अपना। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स आपके काफ़ी तरह के आएंगे कि दो बॉडीज है उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आप क्लास 9 से ऑलरेडी भी जानते हो। इसके अलावा ना यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करके आपके काफ़ी सारे मैकेनिक्स के बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, जो मैं आगे और डिस्कस करूँगा आपको। लेकिन जैसे प्लेनेटरी रोटेशन है, प्लेनेटरी मोशन ओवरऑल हो गया कि कोई प्लेनेट है वो किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, क्या स्पीड वगैरह होगी, ये सब चीज़ें कैलकुलेशन जो होती है, ऑर्बिटल स्पीड वगैरह, ऑर्बिटल रेडियस, ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। बेसिकली सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन को कंबाइन किया गया। अब ये चैप्टर इंटरेस्टिंग क्यों बन जाता है वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए आपका कोई भी एग्जाम होगा, जेईई नीट कोई सा भी पकड़ लीजिए, उसमें क्वेश्चन वो इंडिविजुअल चैप्टर का रेयरली पूछते हैं। दे ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस वेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व। अब ग्रेविटेशन में अच्छी बात क्या है, इसमें 4-5 चीज़ें कंबाइन हो रही है। इसमें आपका एनएलएम भी आएगा, काइनेमेटिक्स भी आएगा, क्योंकि एंगुलर मोशन हो रहा है तो उसमें काइनेमेटिक्स भी आ जाएगा, रोटेशनल काइनेमेटिक्स। इसमें आपका वर्क पावर एनर्जी भी हो रहा है जो हम आगे देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। इसमें आपका कहीं ना कहीं मतलब एक इन इट सेल्फ ग्रेविटेशन एक चैप्टर वो भी है, रोटेशनल मोशन भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, सेंटर ऑफ मास भी इन्वॉल्व है। कभी कभी क्या होता है कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि दो स्टार हैं, ये एक दूसरे के अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व हो रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, कई बार कोलिजन भी करा देते, बहुत चीज़ें होती है। तो इस चैप्टर में क्या पॉसिबिलिटीज एंडलेस है, तो उन सभी पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चंस डिस्कस करना, उनको सॉल्व करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए कि ग्रेविटेशन लॉ जब मैंने बोला इसका ये मतलब नहीं है केवल कि बस वो Gm1m2/r² वो याद कर लिया, नहीं, उस पर जो भी न्यूमेरिकल के टाइप हो सकते हैं वो भी आपको बहुत सारे करने रहेंगे। ठीक है, इसके बारे में आगे और डिस्कशन करेंगे। फिर आता है अपना जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी डेरिवेशन भी बताएंगे, आपको एक आध एक्सपेरिमेंट भी शायद बता सकते हैं कि जी की वैल्यू कैसे डेराइव की गई थी। इसके अलावा जी ऑन सरफेस, जी अबव सरफेस, जी बिलो सरफेस, ये आपको पता भी होना चाहिए कैसे इसके फॉर्मूले हैं। प्लस इसका जो ग्राफ है उससे भी क्वेश्चन आता ही आता है, हर 4-5 साल में एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आएगा ही आएगा। और एक्चुअली अगर आप अपने सारे एग्जाम्स देख लो ना, ओलंपियाड, क्लास 11 बोर्ड, जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट अगर दे रहे हो, ये सारे एग्जाम में से एक क्वेश्चन काफ़ी चांसेस है इसमें ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशन का आ ही जाएगा। ठीक है, कि भाई एक शेल है, उसका बताओ ग्रेविटेशन का जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड है या जो भी है, ग्रेविटेशनल फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिलेटेड ही होती है उस चैप्टर से, उसका ग्राफ बताओ, एट सरफेस सबसे ज़्यादा होगा, कम होगा, फिर नीचे कैसे जाएगा, ये सब पे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशंस भी याद होने चाहिए कि जी एट लेट से आपको निकालनी है, एच हाइट पे निकालनी है,
कि ये आपका अर्थ है, इसे एच हाइट पे बताओ जी कितनी होगी। तो इसको निकालने का आपको पूरा फॉर्मूला याद भी होना चाहिए और आपको निकालने का डेरिवेशन भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये काम आएगा। कभी कभी फिर वो सिचुएशन चेंज कर देंगे, वो बोलेंगे कि अगर एक ऐसी दुनिया में चले जाए जहाँ पे एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इंस्टेड ऑफ आर स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बताओ जी की वैल्यू कैसे वेरी करेगी। इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए ये थोड़ा बहुत आपको खुद भी पता है, एमजीएच वाली चीज़ आप सबको पता है, कोई उसमें दोहराने की बात नहीं है। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये थ्योरेटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे कई बच्चे और कई कोचिंग्स में याद कराते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, याद कर लो। आई डोंट थिंक इतनी ज़रूरत है, क्योंकि वो क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो काफ़ी सिमिलर चैप्टर है इससे, आगे हम डिस्कस कर लेंगे उस बारे में। तो वहाँ पे इस चीज़ का क्वेश्चन बनता है। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि 11th के बच्चों को कभी कभी समझ में नहीं भी आता है, तो आप स्किप मार सकते हो इस चैप्टर को, स्किपेबल है। लेकिन आपको वो एमजीएच वगैरह इतना पता होना चाहिए बस, ठीक है। अब एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की कैलकुलेशन ड्यू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं हो रही है, यू कैन स्टिल स्किप इट फॉर राइट नाउ, बट इट इज इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकली, ठीक है। थ्योरेटिकली आपको पता चलना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, क्यों हो रहा है, कि भाई हमने इस ऑब्जेक्ट को दूर लेके गए, इसमें क्यों एनर्जी लग रही है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर आता है आपका ये वाला पोर्शन, एस्केप वेलोसिटी, सैटेलाइट्स। अगेन आई थिंक दिस इज अ बिट थ्योरेटिकल, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, पोलर सैटेलाइट्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, एनसीईआरटी में अच्छा दिया हुआ है। लेकिन जो एस्केप वेलोसिटी वाली चीज़ है वो अगेन लिंक होती है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह से, तो ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। कोई फॉर्मूला वॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं एस्केप वेलोसिटी का, लेकिन वो जो डेरिवेशन है आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर जेई एंड इवन फॉर नीट और जेई मेन एस्पिरेंट्स, उसको आप समझेंगे, ठीक है। तो ये मैंने टॉपिक्स की हल्के डिस्कशन कर लिए। अब आते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट प्रैक्टिस सबसे पहली इस चैप्टर की ये है गाइस, कि आपको ना ये चैप्टर को, मतलब ये फिजिक्स में सब जगह वैलिड होता है वैसे, लेकिन आपको इस चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से समझना है। कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे केपलर्स लॉ है, केपलर्स लॉ के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो पोस्टुलेट्स हैं, उसकी थोड़ी हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो आपकी, कैसे सोचा केपलर ने। वो एक आइलैंड पर बैठा था, तुम्हें पता है, बहुत टाइम तक वो एक आइलैंड पे बैठा रहा, उसने स्टार्स की ऑब्जर्वेशन की, फिर उसे ये डराए हुए कि अच्छा यार ऐसे एलिप्टिकल पाथ रहता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ये वो, उसने वैसे निकाला बैठ के बहुत साल तक। तो ये चीज़ें हिस्टोरिकली भी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ऑल्सो इनसे काफ़ी आपको ना चीज़ें समझने में आएंगी कि भाई अच्छा कैपलर्स लॉ अगर वैलिड है तो उससे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे कैसे आ सकते हैं हम, ठीक है, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर हमें पता है तो हम उससे कैपलर्स लॉ पे कैसे जा सकते हैं। ये चीज़ों के कॉन्सेप्ट समझना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, क्यों है, व्हाई डज दिस थिंग एग्जिस्ट, क्या हो रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हमें इस चीज़ को उठाने के लिए एफर्ट क्यों लगाना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता था कि नीचे लाने के लिए एफर्ट लाना पड़ता है, नीचे तो अपने आप आता है, ठीक है, क्यों हो रहा है ये, इसको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अरे यार यहाँ पे इसकी एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इसलिए इसको ऊपर जब ऊपर उठाते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, वरना नहीं उठेगा। ये सब चीज़ें फंडे क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल, और एस्केप वेलोसिटी क्यों है भाई, एस्केप वेलोसिटी क्यों एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि इसको फेंक दिया तो उड़ता ही जाएगा, इसको क्यों हमें एक ऐसी एनर्जी देनी पड़ रही है, और ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर हमने इसको एक सर्टेन स्पीड से फेंक दिया तो ये तो हवा में चला जाएगा, ऐसा क्यों है, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई लोग सोचेंगे कि यार कोई भी चीज़ ऊपर फेंकोगे तो नीचे तो आनी चाहिए, लेकिन कभी कभी नहीं आएगी, तो क्यों नहीं आएगी, ये चीज़ें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत तगड़े बन सकते हैं। इस चैप्टर की सबसे बेस्ट बात यह है कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल बन सकते हैं पूरी मैकेनिक्स में। ये चैप्टर बहुत अंडररेटेड है फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। मतलब कई लोगों को लगता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन रोटेशन से बन सकता है, सेंटर ऑफ मास से बन सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, दो चैप्टर्स जो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है, एक ग्रेविटेशन, एक एसएचएम, इनसे इतने बवाल क्वेश्चन बन सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो, स्पेशली जेई एडवांस्ड एस्पिरेंट्स को मैं कह रहा हूँ। तो एक बहुत ही अच्छा जो मैं रिसोर्स आपको बताना चाहूँगा, बुक्स एंड रिसोर्स, वो है इसकी इरोडोव, ठीक है। मैं यूजुअली इरोडोव रिकमेंड नहीं करता हूँ बच्चों को, स्पेशली मतलब जेई एडवांस के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो बता रहा हूँ, लेकिन इस चैप्टर की इरोडोव सब बच्चों को करनी चाहिए। जैसे एनएलएम की इरोडोव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस चैप्टर की इरोडोव मुझे लगता है हर बच्चे को अटेम्प्ट करनी चाहिए। इतने बढ़िया बढ़िया सवाल है, आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे सवाल उसमें दिए हुए हैं, स्पेशली एस्केप वेलोसिटी के सराउंडिंग। मतलब उसमें पता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि यहाँ पे एक सन यहाँ पे है, एक और सन यहाँ पे है, यहाँ पे एक ऑर्बिट में है, इसको क्या स्पीड देगी, इसका ऑर्बिट छोड़ के इस ऑर्बिट में चला जाए, मिनिमम कितनी चाहिए होगी। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। एक सवाल है कि अच्छा दो सन है, फिर यहाँ पे एक तीसरा सन है, अब बताओ एस्केप वेलोसिटी क्या होगी कि तीनों को एस्केप कर जाए। तो ऐसे ऐसे सवाल जब आप सोचोगे ना, तब आपका दिमाग जेई एडवांस्ड के लेवल पर खुलेगा, ठीक है। तो इरोडोव आप इस चैप्टर की सॉल्व कर सकते हो। थ्योरी के लिए एचसी वर्मा इसकी अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी ओवरबोर्ड लगती है मुझे। कुछ क्वेश्चंस
कुछ कॉन्सेप्ट्स एच.सी. वर्मा में थोड़े से ज़्यादा ही एक्सप्लेन किए हुए हैं। जैसे कि उसमें पूरा सेक्शन है जिसमें ये बताया गया है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस प्रकार से वैलिड नहीं है, और उसकी एक बड़ी सी इक्वेशन दी गई है। मुझे लगता है यार ठीक है, अच्छी बात है ये सब, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यू कैन अवॉइड एच.सी. वर्मा थ्योरेटिकली। अगेन एच.सी. वर्मा में बहुत सारे डेरिवेशंस भी किए हुए हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। अगेन आई डोंट थिंक 11th में बच्चे को करने की ज़रूरत है। इसके अलावा और तो आई डोंट थिंक कि एक एनसीईआरटी आप बुक पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी बहुत अच्छी है ग्रेविटेशन की। एक्चुअली एनसीईआरटी हर चैप्टर की बहुत अच्छी है फिजिक्स की, लेकिन ग्रेविटेशन की आई थिंक इट इज़ गुड। उसमें ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना, सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, पोलर सैटेलाइट्स, केपलर्स लॉ, इनके बारे में काफ़ी अच्छी डिस्कशंस की गई हैं, उसको आप देख सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिस में एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा आपको, कि ये चैप्टर ना काफ़ी लिंक्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से, जो आपका है क्लास 12th में। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि कई कोचिंग्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले पढ़ा के फिर ग्रेविटेशन पढ़ाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ मोर फंडामेंटल एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उसमें इसके अलावा सब कुछ सेम है। और ये भी एक तरह से सेम कह सकते हो आप, मतलब उसमें केपलर लॉ तो उसमें कुछ होता ही नहीं है, बट मतलब ग्रेविट उसका जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कोलम्स लॉ है, सेम है ग्रेविटेशनल लॉ के। उसमें जी तो ऐसे नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी सेम है, ठीक है। एस्केप, हाँ एस्केप वेलोसिटी तो नहीं, एक्साइटिंग एनर्जी उसमें कह सकते हो आप, कि एक इलेक्ट्रॉन को हम कितना दें कि वो एस्केप कर जाए एटम से, वो सब होता है। तो काफ़ी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स है, फॉर्मूले भी काफ़ी सिमिलर होते हैं, बस वहाँ पे m की जगह q आ जाता है, चार्ज, ठीक है। तो अगर आपको 11th में ग्रेविटेशन पहले पढ़ा रहे हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा आप इन सब पे मत जाओ, ग्रेविटेशनल p, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यूज़ वगैरह, क्योंकि अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी आप छोटे हो। 12th में आपको ये सब वैसे भी बाद में सिखाएंगे तो कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे हो कि आपको 12th में ही पढ़ाया जा रहा है, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिर ग्रेविटेशन, जैसे मुझे कराया गया था, तो वैसे आपको इश्यू होगा ही नहीं, क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनीवेज ये सब जान चुके होंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल पी के फॉर्मूले फॉर शेल, फॉर स्फेयर, फॉर अ लाइन ऑफ चार्ज, सिलेंडर ऑफ चार्ज, ये वो, तो तब आप इनको ऑटोमेटिकली कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगेन अगर आप 11th में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अरे इतने सारे फॉर्मूले बता दिए सर लोग ने, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, स्किप कर सकते हो फॉर नाउ, बाद में पढ़ लेना, ठीक है। बाद में ऐसा नहीं कि स्किप कर दिया तो हमेशा के लिए स्किप ही कर दिया, फिर टाटा बाय बाय कर दिया, नहीं, बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आई हैव डन अ डिसेंट जॉब ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। अगर आपको जेई नीट की तैयारी करनी है विथ मी एंड माई टीम, तो आप हमारे जेई नीट के कोर्सेज ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसमें सब कुछ है जेई नीट के लिए जो चाहिए आपको, DPPs विद कंप्लीट सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद कंप्लीट सोल्यूशन, लेक्चर, सब कुछ, एवरीथिंग। सो यू विल बी स्टडिंग फ्रॉम IIT, यू विल बी स्टडिंग फ्रॉम समवन हु हैज गॉटन रैंक 1 इन जेई। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, राइट। सो डू गेट दिस वेरी अफोर्डेबल कोर्सेज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मैं इस तरह की बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ, थोड़ा चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा, और आप लोगों के लिए भी मैं और मोटिवेटेड रहूँगा कुछ करूँ, तो लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो, आज का वर्ड हम रखेंगे वैल्यू, ठीक है। आज का वर्ड है वैल्यू। वैल्यू से एक क्रिएटिव सा सेंटेंस बनाइए, कमेंट करिए, देखते हैं यार कौन सा ज़्यादा क्रिएटिव सेंटेंस बनाता है। अगर आपको कोई क्वेरी हो, मेरे सोशल हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो एंड मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे, एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है उनको मैं कैटर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। ये मैंने बता दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, समराइज कर देता हूँ। बेसिक्स आपको ठीक है कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कैपिटल्स लॉ इंपॉर्टेंट है पढ़ना, कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है सरल, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल बहुत तरह के बन सकते हैं, उन सबके टाइप्स डिस्कस आपको करने हैं। जी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बनते हैं इन ऑल एग्जाम्स, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, बोर्ड, सब में। ग्रेविटेशनल पी थोड़ा सा हार्ड टू ग्रैस्प कॉन्सेप्ट है, 11th में समझ नहीं आ रहा, स्किप कर सकते हो, बट इवेंचुअली समझना है आपको। सैटेलाइट्स, एस्केप वेलोसिटी, थ्योरेटिकल पॉइंट से समझ लेना। बेस्ट प्रैक्टिसेस वही कि इनमें कॉन्सेप्चुअलिटी तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसमें बहुत तगड़े न्यूमेरिकल्स का पोटेंशियल है, क्योंकि दिस कैन कंबाइन ऑल काइंड्स ऑफ चैप्टर्स। एंगुलर मोमेंटम को कंबाइन किया जा सकता है, काइनेमेटिक्स के साथ बहुत चीज़ें की जा सकती है, ठीक है। इट्स इरोडो आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा इस चैप्टर में कितनी वैरायटी पॉसिबल है, ठीक है। सो डू सॉल्व दैट बुक्स मैंने बता दिया आपको, इरोडो, एच.सी. वर्मा, NCERT। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। कोर्स वगैरह दे सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, एंड गुड लक।